जब आपकी बारी थी तो आप अमेरिका बूशा हत्याकांड यूक्रेन में याद है 34 लाशें मिली थी। 300 तो लड़कियां आप मार चुके हो साहब, स्कूल की लड़कियां। क्या कर रही थी वो? कौन सी हिजबुल्लाह में थी या आईआरजीसी में थी या किस में थी? ठीक तो बात। आपको कोई पाप नहीं है, तुम्हारा बाप का राज है। तुम जो चाहे करो, जिसको चाहे मारो, औरतें मारो, बच्चे मारो, तुम टेररिस्ट नहीं हो, टेररिस्ट दूसरे हैं। ईरान को दाद देनी पड़ेगी। दे डिवाइज्ड एक्सेलेंट काउंटर मेजर्स, दे स्टडीड द इजरायली पैटर्न ऑफ फाइटिंग एंड दे डिवाइज्ड फुल प्रूफ काउंटर मेजर। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पूरी लीडरशिप भी मारी जाती है, डोंट वेट फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम तेहरान। ठोक दो, तुमको टारगेट लिस्ट दी हुई है, तुमको टारगेट तुम्हारे ड्रॉर में पड़ी है, ताबड़तोड़ मारो, बेरहमी से मारो। इसके चलते जब पिछले साल जून में इजराइल ने यह किया था, 18 घंटे लगे थे ईरान को रिस्पॉन्ड करने में। इस बार आधे घंटे में उसने रिस्पॉन्ड कर दिया और उन्होंने जो ठोकना शुरू किया है। और नंबर 2 चीज है, जिस सिस्टमैटिकली टू अ प्लान ईरान ने स्ट्राइक बैक किया है, वो चकाचौंध कर देने वाला है। पहली हिट उसने करी 60% मिसाइल्स ऑन अमेरिकन बेसिस, और उसमें उसने क्या किया कि पहले इनकी आंखें निकालो। क्वातार में एक फेज्ड अरे रडार था, ANFPS 132। केवल 4 ऐसे रडार हैं अमेरिका के पास। इसको पहले ठोका। फिर जो आपके थर्ड यानी कि इंटरसेप्टर मिसाइल्स थे, उनके फायर कंट्रोल रडार को ठोका, और फिर जो उनके मिसाइल्स थे उनको ठोक दिया। और उसके पश्चात साहब आप देखिए कि उन्होंने इजराइल के ऊपर जो हिट किया, वो अब खुंदक में आके हिट करे कि तुमने मारा खमैनी को, हम मारेंगे नेतन्याहू को। नेतन्याहू के दफ्तर पे हिट किया, वो भागा बंकर में, बंकर पे हिट किया। परेशान होकर उन्होंने उसको जहाज में बिठा दिया, ठीक है। और उसने 3 शर्तें रखी हैं, सुनने लायक हैं। पहली शर्त, तमाम अमेरिकन बेसेस मिडिल ईस्ट से 30 दिन दे रहे हैं, हटा लो। पूरे मिडिल ईस्ट से? पूरे मिडिल ईस्ट से, ठीक है। दूसरा, सब सैंक्शन बंद करो। तीसरा, कि हमको $500 अरब हर्जाना दो जो नुकसान किया है। चौथा, हम अपना न्यूक्लियर बॉम्ब हमारा तैयार है, हम जल्द से जल्द डिप्लॉय करेंगे। कर लो बात। रिजीम चेंज तो आपने कर ही लिया, खमैनी को मार के उसका बेटा ले आए, ये रिजीम चेंज है। दोस्तों, ईरान ने ऐसा कोहराम मचा दिया है कि अमेरिका और इजराइल जंग छोड़कर भागने की तैयारी में है। मैं सच कह रहा हूं आपसे, जंग छोड़कर भागने की तैयारी में है। ट्रंप साहब ने तो आज कमाल ही कर दिया साहब। अमेरिका में विक्ट्री स्पीच दे रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं। हम पहले दिन, पहले घंटे में जब हमने अटैक किया था, हम तभी जंग जीत गए थे। ईरान जंग हार चुका है, उसने सरेंडर कर दिया है। उसके पास एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। बेचारे मागा सपोर्टर्स अमेरिका में उसकी बात को सुनकर तालियां बजा रहे कि हमारी विक्ट्री हो गई। उन्हें यह नहीं पता कि मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। उन्हें यह नहीं पता कि हकीकत क्या है। उन्हें यह नहीं पता कि अमेरिका और इजराइल मिलकर जंग हार चुके हैं और जंग छोड़कर भागने की तैयारी में है। उन्हें यह नहीं पता कि इजराइल यह सोच रहा है कि अब ईरान पे मैं क्या अटैक करूं, मैं बैरूत पे अटैक करता हूं, लेबनान पे, ताकि गुस्सा निकाल सकूं, क्योंकि तेल अवीव और हाइफा और बाकी शहर बर्बाद हो गए। और ईरान एक के बाद एक जो अटैक कर रहा है, उससे अमेरिका भी दहला पड़ा है, और उससे देखा जाए तो पूरा का पूरा इजराइल भी दहल गया है। अब इजराइल, सच्ची बात कही जाए तो साहब, भीख मांग रहा है। भीख मांग रहा है इस टाइम अमेरिका से कि इस जंग को खत्म कराओ, इस जंग को खत्म कराओ। ये जंग खत्म कैसे होगी साहब? ये जंग खत्म कैसे होगी? मुज्तबा खमने ने कहा कि जंग खत्म नहीं होगी साहब, जंग तो हम ही खत्म करेंगे। तुमने शुरू किया ना, तो जंग हम खत्म करेंगे। अब अमेरिका परेशान है साहब। अमेरिका इस समय परेशान है, और परेशान इसलिए कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। वो अपने सारे जहाज खींचतान के दूर लेकर चला गया है। और भारत का हाल ये कि कल दोपहर को हमारे चैनल्स बड़े ढोल पीट रहे थे कि भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री हो गई, हमारा 2 जहाज निकल के आ गए हॉर्मुज से। लेकिन शाम होते होते भारत के विदेश मंत्रालय ने, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे सारे जहाज ईरान छोड़ देगा। इन एक्चुअलिटी ईरान ने यह कहा है कि हम इंडिया के जो फ्लैग लगे हैं शिप के ऊपर, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, और हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। सिर्फ चाइनीज फ्लैग जो है वही जहाज यहां से निकल के आएगा, बाकी कोई भी यहां से निकल कर नहीं जाएगा। तो शाम होते होते सारा का सारा जो दावा था उस पर पानी फिर गया। सुरक्षा की स्थिति है वो
किस मोड़ पे हम खड़े हैं? देखिए, आज हमारी जो हालत है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, ये इंडिपेंडेंस के बाद इतनी बुरी कभी नहीं हुई। दिस इज द फर्स्ट टाइम इतनी बुरी है। वो मैं क्यों कह रहा हूं कि हम सब जानते हैं कि आज जो दुनिया है वो यूनिपोलर नहीं है, वो मल्टीपोलर दुनिया बन गई है। उसमें दो बातें हुई हैं। पहली बात, तीन बड़ी ताकतें आ गई हैं अब दुनिया में। अब पहले एक होती थी, अब अमेरिका आ गया है, चाइना आ गया है, रशिया आ गया। दो होती थी कोल्ड वॉर में। हाँ, कोल्ड, उसके बाद यूनिपोलर मूवमेंट आया है। यूनिपोलर आया आफ्टर द 1991 से लेके मैं मानता हूं 2012 तक। कुछ लोग 2017 मानते हैं, मैं 2012 मानता हूं। तो आज तीन, एक तो बड़ी ताकतें आ गई। दूसरी चीज क्या हुई है कि जो सारी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स होती थी, मतलब दुनिया का कोई भी काम होता था, फाइनेंस हो, पॉलिटिक्स हो, वो सब कुछ होता था अमेरिका और यूरोप में। बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना अब वो हमारे पास आ गया है। ये दूसरी बड़ी बात हुई है। अच्छा, तीसरी अब बड़ी बात क्या हो गई है कि आज इंडिया के पास वो मौका है इस नए माहौल के अंदर कि आपको एक बड़ी ताकत नहीं है, आपके पास तीन है, तो आप सोच सकते हैं मुझे क्या क्या करना है। हमने क्या किया है आज, जैसे मैं बता रहा था, हमारी दोनों जो बॉर्डर्स हैं वो लाइव पड़े हैं। सही बात। अब क्यों लोगों की समझ में नहीं आया कि चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा, मुझे समझ में नहीं आता है। उसका कारण बहुत सीधा है। जिसने भी ध्यान से 5 अगस्त 2019 के बाद सिचुएशन को पढ़ा है, जब हमने 300 हटाया है, 370 की जिक्र कर रहे हैं। वो बात ही वही है, बात ही वही है। क्यों? उसका कारण क्या है, हमने नक्शे बदल दिए। हमने नक्शे बदले और हमने कहा अक्षाई चिन्ह अब जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आ जाएगा, आ गया। 11 अगस्त को आप चेक कर सकते हैं डेट को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर गए थे चाइना, अच्छा, वांग ही को बताने के लिए कि देखिए इसका ग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं है जो हमने नक्शे बनाए हैं। उसने कहा नो वी डोंट एक्सेप्ट इट, दिस इज कार्टोग्राफिक एग्रेशन। अच्छा, सो दे वर वेरी क्लियर अबाउट दैट। उसके बाद क्या हुआ है, जिसने भी इसको फॉलो करा है, दोनों की एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा एडवांस हो गई। पर तो ये सब कुछ क्लियर था, मैं इसमें ज्यादा नहीं जोर देना चाहूंगा, आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। कहने का मतलब यह है कि देखिए, अगर किसी भी मुल्क को तरक्की करनी है और हमें करनी है, क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन है दैट इज 1.5 बिलियन। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि जो 80 करोड़ है, 800 मिलियन पीपल, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो बहुत गरीब है, खाना भी नहीं है उनके पास। तो हमें पीस चाहिए, पहली बात यह है। बिना पीस के डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जो हमारे विदेश मंत्री है कहते रहते हैं कि हमारा राइज होगा, इंस्टेबिलिटी में वो नहीं होगा। आंतरिक सुरक्षा पहले चाहिए। देखिए, यू वांट पीस इन द रीजन। आज ना तो चाइना के साथ पीस है, ना पाकिस्तान के साथ पीस है, दोनों एक साथ है। तो पहले तो आप उसको सोचिए, फिर आप ये सोचिए जब आपके नॉर्मल रिलेशन नहीं है पाकिस्तान के साथ। 2025 के आंकड़े देख लीजिए, $150 बिलियन का ट्रेड हुआ है दोनों में, सॉरी 155 का, जिसमें 116 चाइना से हमने खरीदा है। दैट मीन्स ट्रेड हो रहा है छोटे लेवल के ऊपर, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है चाइना की। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है। अब मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, अगर आपका सवाल होगा मैं उसका जवाब दे सकता हूं। कहने का मतलब यह है, जो बॉर्डर का मसला है, इसमें हमने बहुत कुछ गलतियां करी हैं जिसको हम मानना नहीं चाहते हैं आज। तो आज सिचुएशन ऐसे आ गई है, चीन हमसे कह रहा है, रशिया हमसे कह रहा है हम आपकी मदद करेंगे। चाइना इज टुडे द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। चाइना इज सो बिग कि जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, यूके का प्राइम मिनिस्टर है, फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर है, अभी स्पेन का प्राइम मिनिस्टर है, दे ऑल आर गोइंग देयर। They are members of G7, they are member of NATO, they all are going there to do business. Why can't we do business with China? We can. China is not saying कि हम जो है उसको आपको हम यही करेंगे, वो कह रहा है कि म्यूचुअल बात करिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप कोई भी इंसान नक्शा देख ले, बिना नॉर्मल रिलेशंस पाकिस्तान के यू कैन नेवर राइज। आई कैन एक्सप्लेन दैट ऑन अ मैप ऑल्सो, बिकॉज द कनेक्टिविटी इज ऑल गो देयर. It is sitting at such a place. तो आप सबसे so पहले, what I am saying is we need peace. We need a government just and there is a new way of thinking also. Exactly. See, it's okay to do. देखिए, हमने करा है with EU, अपना FTA करा है हमने EU के साथ, ठीक है। EU is a $20 billion economy. Correct. मान लिया। अच्छा, EU is fragile.
द फ्यूचर ऑफ EU इज अनसर्टन. व्हाई एम आई सेइंग दैट? जो यहाँ पे हुआ है उसके बाद ये 27 नेशंस हैं EU के, 24 वो लैंग्वेजेस में पहले तो वो उसको ट्रांसलेट करेंगे, उन सब कंट्रीज को भेजेंगे, फिर वो उसको स्टडी करेंगे, फिर वो उससे बताएंगे साहब हमें ये ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके बाद उनके पास आएगा. देखिए आज EU की हालत ये है, ब्रसल के अंदर EU का हेडक्वार्टर्स भी है और ब्रसल में नेटो का हेडक्वार्टर्स भी है. देयर इज कंप्लीट अनसर्टेनिटी देयर. एज फार एज अमेरिका